नमस्ते, राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में स्वागत है। हम इस क्लास में हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे थे। जो जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी भाषा पूछी जाती है, जैसे यूजीसी नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और पटवारी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, टीजीटी, पीजीटी, जितने में हिंदी भाषा के विद्यार्थी और जिनमें परीक्षाओं में हिंदी भाषा पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं को टारगेट लेकर मैं हिंदी आपको पढ़ा रही हूँ। हिंदी भाषा की बहुत सारी बुक मार्केट में उपलब्ध है, तो मैं उन सभी बुक्स का निचोड़ आपको इस कक्षा में पढ़ा रही हूँ, और ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े और नई बुक्स लानी पड़े। और मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ वो सटीक और ऑथेंटिक बुक्स से ही पढ़ा रही हूँ, तो आपको ना तो कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा, नहीं इससे बाहर आपका कोई प्रश्न जाएगा। तो हमने पिछली 3 से 5 क्लासों में हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में देखा था। मैंने प्रथम कक्षा में आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, कैसे संस्कृत, लौकिक, वैदिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी भाषा आई। फिर उसके बाद मैंने आपको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में विस्तार से पढ़ाया है। फिर उसके बाद मैंने आपको पाली भाषा पढ़ाई। मैंने पाली भाषा का आपको धर्म बताया था कि पाली भाषा किस धर्म की भाषा है और पाली भाषा में कौन कौन से धर्म ग्रंथों की रचनाएं हुई। जैसे पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। जो वैदिक संस्कृत हमारी थी उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, और हमारी जो लौकिक संस्कृत थी उसमें रामायण महाभारत की रचना हुई थी। उसी प्रकार पाली भाषा में बौद्ध धर्म की त्रिपिटक की रचनाएं हुई थी, जो है सुक्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। उसके बाद हमने प्राकृत भाषा पढ़ी, जो महावीर जैन ने अपनी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, जो जैन धर्म की भाषा है। उसके बाद हमने पाली प्राकृत के बाद हमने अपभ्रंश भाषा को 2 कक्षाओं में कंप्लीट किया था। मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे अपभ्रंश भाषा विकसित हुई, अपभ्रंश भाषा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। और मैंने प्राकृत भाषा के बारे में आपको बताया था कि प्राकृत के पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। उसी प्रकार मैंने अपभ्रंश के प्रथम कवि बताए थे आपको स्वयंभू, और अपभ्रंश के अंतिम कवि रेंदु के बारे में बताया था। फिर बताया था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास किसे स्वयंभू को कहा जाता है, और अपभ्रंश का वेदव्यास किसे पुष्पदंत को कहा जाता है। इस प्रकार हमने इन भाषाओं के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली थी। मैं आपको हिंदी भाषा के बारे में पढ़ाने वाली थी कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, पर हिंदी भाषा पढ़ने से पहले हमें भाषा को पढ़ना पड़ेगा कि भाषा शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द कैसे बना, भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा की विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। हम आज भाषा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम भाषा के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं कि हमारी भाषा किस शब्द से उत्पत्ति हुई। तो आज हम पढ़ रहे भाषा के बारे में। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? वाणी को व्यक्त करना। यानी मैं जो आपको मेरी वाणी जो शब्द विधान कर रही है, या मेरी वाणी से जो आपको समझ में आ रहा है, वो एक भाषा है। तो इसी प्रकार हमारी वाणी जो शब्द विधान करती है या जो शब्द व्यक्त करती है, उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। उस प्रकार भाषा की परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने दी थी। तो आपसे पूछा जाए भाषा की परिभाषा के बारे में कि ये भाषा किस गुरु ने दी है, तो भाषा की परिभाषा कामता प्रसाद गुरु ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्टता से समझ सकता है। इसे क्या कहा गया है? इसे भाषा कहा गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को भली भांति व्यक्त कर सकता है और दूसरों के विचार को समझ सकता है। जैसे आपको हिंदी भाषा आती है, तो अब मैं अपने विचार आपको भाषा के माध्यम से व्यक्त कर रही हूँ, तब समझ पा रही हूँ। और अगर आप अपने शब्द मुझे समझाओगे तो मैं आसानी से समझ पाऊंगी। इसे क्या कहा जाता है? भाषा। अब भाषा सब की होती है, जैसे जानवरों की भी भाषा होती है और मनुष्यों की भी भाषा होती है। जैसे जानवर अलग अलग प्रकार की भाषाएं निकालते हैं, वो उनके भावों को व्यक्त करने के लिए, और मानव भी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक स्पष्ट भाषा निकालता है। पर जो जानवरों की जो भाषा होती है
वो इंसान समझ नहीं पाता है, वो असमझनी होती है। वो जो मानव जो अपने शब्द विधान करता है या जो शब्द बोलता है वो सार्थक होते हैं, जो दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच पाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहा जाता है? मानव द्वारा व्यक्त वाणी को या मानव द्वारा जो सार्थक शब्द बोले जाते हैं, जो सामने वाला आसानी से समझ सके, उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। और भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत की भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के एक और परिभाषा भाषा की दी हुई है कि भाषा सार्थक व्यक्त वाणी, मनुष्यों की जो सार्थक व्यक्त वाणी है उसे क्या कहा जाता है? भाषा। यानी मानव की जो सार्थक व्यक्त वाणी, यानी कि मैं एक सार्थक शब्द बोल रही हूँ जो आप समझ सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? भाषा। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब लिखित भाषा यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लिखित रूप से आपको समझ आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो मैं बोल रही हूँ और जो आप समझ पा रहे हो, या आप जो बोलोगे मैं समझ पाऊंगी, उसे क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा। और सांकेतिक भाषा यानी कि हम जैसे रोड पे जाते हैं तो जगह जगह सिग्नल लगे हुए थे, जैसे हम कभी रोड पे जाते लिखा हुआ आगे अंधा मोड़ तो तीर का निशान बना हुआ रहता है, कहीं खाई होती है तो तीर का निशान बना हुआ रहता है, पुल टूटा हुआ होता है तो पुल तो निशान बना हुआ आता है, या रास्ता मुड़ा हुआ होता है तो वहां पर हमने निशान देखे हैं। तो उन्हें सांकेतिक भाषा कहा जाता है कि मनुष्य संकेतों को देखकर समझ पाए कि संकेत क्या कहना चाहते हैं। जैसे हम कहीं बिजली के तार के पास जाते हैं तो वहां से क्रॉस का निशान बना हुआ रहता है, इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर खतरा है। जैसे डॉक्टर का निशान होता है इसे प्लस का, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ कोई हॉस्पिटल होगा, इसीलिए प्लस का निशान बना हुआ है। या ऐसे निशान बने हुए थे कि बाया मोड़, दाया मोड़, ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा। अब हम भाषा की विशेषता देखते हैं कि भाषा की क्या क्या विशेषता है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। अब आप बोलोगे कि मैडम भाषा वस्तु कैसे हो गई? भाषा को तो हम बोल रहे हैं सामाजिक वस्तु ऐसे कि हम समाज से ही भाषा को सीखते हैं। जैसे हर समाज की अपनी भाषा होती है, जैसे अपन भारतीय हैं तो हमारी भाषा क्या है? हिंदी भाषा। इसी प्रकार हर एक समाज की, हर एक धर्म की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। जैसे बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। उसी प्रकार जैसे कोई उर्दू बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई फारसी बोलता है, तो ये उनकी समाज की भाषा है। तो भाषा क्या? एक सामाजिक वस्तु, यानी कि समाज अपने विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त कर पाता है, उसे भाषा की सामाजिक वस्तु कहा जाता है। उसी प्रकार भाषा क्या है? एक अर्जित वस्तु, यानी कि भाषा हम अर्जित यानी कि प्राप्त करना, तो भाषा को हम सीखते हैं या प्राप्त करते हैं। जैसे मैं आपको हिंदी भाषा समझा रही हूँ, यानी मैं आपको भाषा के बारे में कुछ बता रही हूँ, आप उसे अर्जित कर रहे हैं, तो भाषा एक क्या है? अर्जित वस्तु है। उसके बाद भाषा सर्वव्याप है, यानी कि भाषा पूरे विश्व में फैली हुई है। पूरे विश्व की कुछ ना कुछ भाषाएं हैं, हर देश की अपनी अपनी भाषाएं। इस प्रकार भाषा सर्वव्यापक है, यानी भाषा सभी दूर फैली हुई है। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी की अपनी अपनी भाषा है, तो भाषा क्या है? सर्वव्यापक है। अब भाषा गतिशील है और भाषा परिवर्तनशील है, यानी कि भाषा गतिशील कैसे? अब हमने देखा था कि जब 2000 ईस्वी पहले संस्कृत भाषा थी, फिर भाषा की गति आज हम वर्तमान में है, तो 2000 वर्ष पहले से लेकर अभी तक भाषा की गति में परिवर्तन होता रहा। तो क्या हुआ? भाषा गतिशील है, परिवर्तनशील है। जैसे पहले संस्कृत भाषा बोलते थे, फिर परिवर्तन आया तो वो वेदों की भाषा बन गई, फिर परिवर्तन आया तो वो लौकिक भाषा बन गई जन जन की, फिर भाषा के रूप में परिवर्तन आया तो वो पाली भाषा बन गई, फिर लोगों की भाषा में परिवर्तन आया तो प्राकृत भाषा बन गई, फिर परिवर्तन आया तो अपभ्रंश बन गई, फिर परिवर्तन प्राकृत भाषा बनी, फिर परिवर्तन आया तो फिर अपभ्रंश भाषा बन गई, और अपभ्रंश भाषा के बाद हम आज हिंदी भाषा बनी। इस प्रकार भाषा के रूप में परिवर्तन आता गया। यह भाषा परिवर्तनशील कैसे? जैसे आज मैं यहाँ हूँ तो मैं मालवा प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो यह मालवा में हम हिंदी भाषा बोलते हैं। फिर मैं थोड़ा आगे जाऊंगी तो हिंदी में भी अलग अलग रूप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कहीं
कहीं कौन सी भाषा बोली जाती है, या जैसे पग पग पे बोला जाता है ना कि पग पग पे पानी बदले, पग पग पे बदले बोली, तो इसी प्रकार भाषा परिवर्तनशील है। हर एक क्षेत्र की या हर एक किलोमीटर में भाषा के रूप में परिवर्तन आता रहता है। जैसे कहीं तुम बोला जाता है तो कहीं तू बोला जाता है, कहीं हर बात में मने बोला जाता है तो मैं बोला जाता है। उस प्रकार भाषा के रूप में परिवर्तन आता रहता है, यानी कि हर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर में भाषा के रूप में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। भले हम हिंदी भाषा बोलते हैं, पर आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा भी लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी अलग प्रकार से बोलेंगे, तो वही हिंदी जब हम यूपी में जाएंगे तो अलग बोलेंगे। जैसे मंदसौर में हिंदी की बोली अलग, हिंदी अलग प्रकार से बोली जाती है, तो ये मैं रतलाम में जाऊंगी तो हिंदी के रूप में परिवर्तन आ जाएगा, वहीं मैं इंदौर जाऊंगी तो हिंदी के रूप में परिवर्तन आएगा। उसी प्रकार भाषा के रूप में परिवर्तन आता रहता है। और भाषा गतिशील है, अगर भाषा गतिशील नहीं होती तो उसमें परिवर्तन नहीं आता। इस प्रकार अब अगली पांचवी परिभाषा हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक भाषा का एक ढांचा, प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है, यानी कि भाषा स्वतंत्र है, भाषा कोई खरीद नहीं सकता है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, तो भाषा स्वतंत्र है। भाषा हर व्यक्ति को अपनाती है और हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है। हर देश की अपनी भाषा होती है, हर गांव की अपनी भाषा होती है, हर प्रांत की अपनी भाषा होती है। तो भाषा स्वतंत्र है, भाषा किसी की संपत्ति नहीं है कि भाषा हम खरीद सकते हैं। भाषा स्वतंत्र है, हर व्यक्ति चाहे जैसी भाषा बोल सकता है। तो हमने भाषा की परिभाषा देखी कि भाषा क्या है, सामाजिक वस्तु है, भाषा में समाज से प्राप्त होती है, भाषा एक अर्जित वस्तु है, भाषा को हम सीखते हैं, अर्जन करते हैं। भाषा सर्वव्यापक है, यानी भाषा सभी दूर फैली हुई है। भाषा गतिशील है, भाषा परिवर्तनशील है। उसके बाद प्रत्येक भाषा का अपना एक स्वतंत्र ढांचा होता है। तो हमने आज भाषा के बारे में पढ़ा। हमने आज भाषा के बारे में क्या क्या पढ़ा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। फिर हमने कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा देखी। आपसे वहां परिभाषा पूछ ली जाएगी और पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसकी है, कामता प्रसाद गुरु की है, पतंजलि की है, पाणिनि की है कि वेदव्यास की है। तो हमें याद होना चाहिए कि कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यानी कि मैं मेरे विचारों को भली भांति आपको समझा सकती हूँ और आप जो कमेंट करेंगे मैं कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाऊंगी। उस प्रकार मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहा जाता है, भाषा। यानी कि मैं स्पष्ट रूप से आपको बोल रही हूँ, मैं कोई इसी भाषा नहीं बोल रही हूँ कि आपको समझ में ही नहीं आए, क्योंकि आप खुद हिंदी भाषी लोग, तभी आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं और आप पढ़ पा रहे हैं। तो भाषा को मैं आपको सार्थक और व्यक्त वाणी में समझा पा रहे हैं ताकि आप समझ पा रहे हैं। फिर भाषा की तीन रूप है, लिखित भाषा जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मौखिक भाषा जो मैं बोल रही हूँ, और सांकेतिक भाषा क्या होती है, ये जो संकेतों के द्वारा हमें समझाई जाती है। उसके बाद भाषा की विशेषता हमने क्या क्या देखी। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा सर्वव्यापक है, भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है, और भाषा प्रत्येक ढांचा स्वतंत्र है। अब आप समझ रहे होंगे, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत आसान चीज है भाषा, टॉपिक तो मैम ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, तो बहुत आसान है। पर ऐसा नहीं है। वहां पे भाषा की विशेषता दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा नेट या सेट में या वर्ग एक में प्रश्न कि इसमें से कौन भाषा के बारे में सत्य कथन नहीं है। एक दे दिया जाएगा भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा अर्जित वस्तु है, भाषा सर्वव्यापक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाषा एक संपत्ति है। अगर आपको पता होगा कि भाषा संपत्ति ना होकर स्वतंत्र है तो आप आसानी से वहां क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हमें इसीलिए भाषा की विशेषता याद होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न नेट और सेट और वर्ग एक में तो विस्तार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां बहुत कम आपको वन लाइनर में या 4 ऑप्शन में, जैसे अन्य परीक्षाएं होती हैं जैसे एसआई या कांस्टेबल या फिर जीडी वगैरह जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वहां आपको स्पष्ट रूप से बस पूछ लिया जाएगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, भाष, अभाष या कुछ भी दे दिया जाएगा। पर जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट, वहां पर प्रश्न थोड़े डीप में आते हैं।
तो पूछा जाएगा कि भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक में आपको आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वहां आपको चारों पॉइंट भाषा से मिलते जुलते ही लगेंगे, पर अगर हम डीप में विस्तार से समझ के पढ़ेंगे तो हम आसानी से चारों क्वेश्चन को लगा पाएंगे। फिर आपको पूछ लिया जाएगा भाषा का रूप कितना है, 3, 4, 5। तो हमें याद है भाषा 3 रूप में, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मैंने जो आपको पढ़ाया है डिटेल में भाषा के बारे में आपको नोट करना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब मैंने खुद ने नेट की एग्जाम दी थी तो मेरे भाषा की विशेषता से प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं कि भाषा तो बहुत आसान है, पर जब वहां भाषा की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी कि ये परिभाषा किस महर्षि ने दी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रश्न कहाँ से बने हैं। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ कि यहाँ से पूरी तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। ये जितने भी 4 से 5 पॉइंट में मैंने आपको भाषा समझा दी गई है, इनसे कम से कम 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने जैसे लिखा है आपको लिखना है, समझना है। और मेरी आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप बताएं। और मैं इस चैनल पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी पढ़ा रही हूँ जो मध्य प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं या सेट की जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसमें 50 नंबर का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान ही पूछा जाता है। और जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, पटवारी की या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी मध्य प्रदेश का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, सारी क्लासें देखें। और ये क्लासें मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको पूरी कक्षा में ही याद हो जाए। मैं कोई आपको मतलब कोई बिना मतलब की चीजें यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं जितना पढ़ाती हूँ आपको नोट करना है। मैं पढ़ाते हुए अगर कोई महत्वपूर्ण चीज यहाँ लिख नहीं पाऊँ और बोलूँ वो भी आपको नोट करना है। तो अब मैं आप यहाँ से अलग हटूंगी तो आप नोट कर ले 1 by 1 पॉइंट। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।